नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जो कि आई है 13 सितंबर 2023 की। जो एक माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने डाइवोर्स पिटीशन से रिलेटेड एक जो अपील है उसके अंदर ये जजमेंट है वो दी थी। और ये अपील थी एक वाइफ की, और जिन्होंने चैलेंज किया था डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स को, मतलब जो डाइवोर्स का जो ऑर्डर था फैमिली कोर्ट का, वो वाइफ के अगेंस्ट में गया था। और यहाँ पर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, यहाँ पर उस ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर अपील फाइल की थी। तो इस केस में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने वाइफ की जो अपील है उसको खारिज कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। वाइफ ने यहाँ पर एक कंटेंशन एक और रेज की थी, एक और पॉइंट रेज किया था कि जब डाइवोर्स की जो प्रोसीडिंग्स थी वो पेंडिंग थी, तब हस्बैंड ने एक और मैरिज है वो परफॉर्म कर ली थी। और इस सेकंड मैरिज से उनको पास उनके 2 बच्चे भी हुए हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही माना कि अगर लॉन्ग टर्म से अगर हस्बैंड वाइफ सेपरेट रह रहे हैं, और ऐसे में अगर हस्बैंड, क्योंकि यहाँ पर मैरिज थी वो 2005 में हुई थी, 2003 या 5, जो अभी यहाँ हम इसके फैक्ट्स को देखेंगे तभी पता चल पाएगा। तो लंबे समय से जो है वो मैरिज हुई थी और हस्बैंड वाइफ लंबे समय से साथ नहीं रह रहे थे। और जो वाइफ की एक और एलिगेशन थी 2018 की, कि 2018 में यहाँ पर हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पति पत्नी लंबे समय से साथ नहीं रह रहे हैं और अगर पति दूसरी शादी कर लेता है लंबे समय के बाद, तो इसको ये वाइफ ये ग्राउंड नहीं उठा सकती कि उनके साथ क्रूरता हुई है। तो यहाँ पर क्या लीगल ग्राउंड्स थे, फैक्ट्स क्या थे, तो आइए हम इस जजमेंट के कंटेंट्स को सर्च देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। तो ये देखिए, ये 13 सितंबर 2023 की ये जजमेंट है जो कि MAT एप्लीकेशन FC नंबर 236 ऑफ 2018 है। और ये डबल बेंच ने जजमेंट है वो दी थी और ये अपील डाली गई थी। देखिए यहाँ पर फिर थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ये अपील डाली गई थी सेक्शन 19 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर और सेक्शन 96 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर, जो कि अपीलेंट वाइफ ने फाइल की थी। और यहाँ पर जो डाइवोर्स की जो जजमेंट आई थी फैमिली कोर्ट द्वारा 30 जुलाई 2018 को आई थी। और जो डाइवोर्स है वो क्रूरटी के आधार पे हस्बैंड को दे दिया गया था, मींस जो यहाँ पर अपीलेंट है उनके अगेंस्ट में गया था। तो यहाँ पर उसको चैलेंज को यहाँ पर चैलेंज किया था जजमेंट को। और फैक्ट्स क्या थे कि जो यहाँ पर जो अपीलेंट है वो वाइफ है और उन्होंने चैलेंज किया था फैमिली कोर्ट के जजमेंट को। और फैमिली कोर्ट में जो पिटिशनर थे वो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने क्रूरता की सेक्शन 13 के अंदर एक एप्लीकेशन डाली थी डाइवोर्स की, जिसे क्रूरटी कहते हैं, उसमें डाली थी। फैक्ट्स ये बताते हैं कि जो मैरिज थी वो 2003 में हुई थी, 3 दिसंबर 2003 में हुई थी। और इसमें कोई चाइल्ड जो है वो बॉर्न नहीं हुआ था वेडलॉक से, और मैरिज सिंपल थी और डाउरी लेस थी, ऐसा जो फैक्ट्स में जो बताया गया, जो फाइल की थी हस्बैंड ने। और अपीलेंट जो वाइफ है वो मैट्रिमोनियल हाउस में आई थी, मतलब शादी के अगले दिन ही, 2003 में ही। लेकिन 2 दिन के बाद शादी के बाद वो उन्होंने कंप्लेन करनी चालू कर दी कि उनका जॉइंट फैमिली में सफोकेशन होती है, जिसमें हस्बैंड रहते थे और पेरेंट्स रहते थे और ब्रदर रहते थे। फिर उन्होंने इंसिस्ट किया कि एक सेपरेट रेजिडेंस जो है फैमिली मेंबर्स के साथ, मतलब फ्रॉम द फैमिली मेंबर से एक सेपरेट रेजिडेंस लिया जाए। और एक जगह बताई दिल्ली में, वहां पर एक नया मतलब एक मकान लेने की बात की जहां उनके जो ब्रदर इन लॉ भी रिसाइड करते हैं। और एफर्ट्स, हस्बैंड ने एफर्ट्स किए वाइफ को मनाने के लिए कि सेपरेट रेजिडेंस नहीं की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाए। और रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने क्लेम किया कि जो वाइफ हैं वो एक एरोगेंट नेचर की हैं और हॉटी टेम्परामेंट है उनका, और झगड़े करती हैं बिना किसी कारण के, और फ्रीक्वेंटली जो है वो अपने पेरेंटल होम में चली जाती हैं जहां, और जो उनकी जो सिस्टर हैं
वहाँ जो नई दिल्ली में एक जगह है वहाँ पर चली जाती हैं बिना किसी इन्फॉर्म किए या फिर परमिशन लिए फैमिली ऑफ रिस्पोंडेंट हस्बैंड। जब उनसे सवाल पूछा जाता तो फिर वो कहती हैं कि वो उनके पर्सनल अफेयर्स में ना इंटरफेयर किया जाए। हस्बैंड ने फर्दर असर्ट ये भी किया कि जो वाइफ है उन्होंने नेग्लेक्ट किया था, घर के काम घरेलू काम नहीं करती थी और ना ही खाना बनाती थी। उनका जो नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड की वजह से हमेशा नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड होता था और कई बार वो बेड पे रहती थी और इसकी वजह से ह्यूमिलेशन और मेंटल टॉर्चर होता था रिस्पोंडेंट हस्बैंड को, जिससे उनकी जो हेल्थ है उस पर असर पड़ा। और इवन वो रिस्पेक्ट भी नहीं देती थी, हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट भी नहीं देती थी जब भी वो घर पे आते थे मैट्रिमोनियल हाउस में। एक इंसिडेंट भी हैपन हुआ था 15 मई 2004 का, और फिर उन्होंने वहाँ पर ये बात की थी कि वो ना वो सर्वेंट है रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड को, और उन्होंने रिलेटिव्स को इंसल्ट किया था जब वो उनके घर आए थे। रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने फर्दर ये कहा कि उन्होंने कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना दिए और हमेशा उनको कुछ जो है एलिगेशंस लगाई। और 2004 में जब वो प्रेग्नेंट हुई ऑफेंसिव एलिगेशंस आई, और फिर साथ में बताया कि 2004 में जब वो प्रेग्नेंट हुई तो रिस्पोंडेंट हस्बैंड उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले गए। वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर थे, उनको भी एग्जामिन करवाया, लेकिन उन्होंने यही इंसिस्ट किया कि उनके बच्चे की आवश्यकता नहीं है, और वो प्रेग्नेंटर हाउस में चली गई बहुत सारी ज्वेलरी लेके, और वहाँ पर कुछ उन्होंने दवाइयाँ ली और फिर उन्होंने अपना अबॉर्शन, उसकी वजह से अबॉर्शन हो गया उनको। फिर उसके बाद मैट्रिमोनियल हाउस में फिर आई, फिर उसके बाद फिर पेरेंटल होम में चली गई और 2005 तक रही 9 महीने तक। जब दखलंदाजी हुई रिलेटिव्स और रिस्पेक्टेबल फैमिली मेंबर्स की वजह से फिर उन्होंने मैट्रिमोनियल होम को ज्वाइन किया 2005 में। और लेकिन इसके बाद उन्होंने एक सेपरेट रूम है वो ऑक्यूपाई कर लिया सेम प्रीमिसेस में, और रिस्पोंडेंट हस्बैंड को कॉन्जुगल रिलेशनशिप बनाने से इनकार किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्हें टच करेंगे तो वो सुसाइड कर लेंगे। और 2005 में उनके जो ब्रदर्स आए और उन्होंने रिस्पोंडेंट हस्बैंड को हॉकी के साथ आए और उन्होंने रिस्पोंडेंट हस्बैंड को फिजिकली असॉल्ट किया, जिसकी वजह से उनको इंजरीज हुई और एमएलसी भी कटवाया उन्होंने संजय गांधी हॉस्पिटल में। लेकिन पुलिस ने कोई केस रजिस्टर नहीं किया, ना ही हस्बैंड अपीलेंट वाइफ और ना ही उनके ब्रदर्स के अगेंस्ट में। रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने क्लेम किया कि इसकी वजह से उनको इमेंस फिजिकल मेंटल क्रूरल्टी हुई और वो डिवोर्स की उन्होंने डिमांड की, मतलब प्रेयर की। अपीलेंट वाइफ ने सारी एलिगेशंस को डिनाई किया, उन्होंने अपनी काउंटर एलिगेशंस लगाई, और साथ में जब फिर उसके बाद डिवोर्स पर केस था वो फाइल किया गया था 2007 में, और डिवोर्स केस जब फाइल किया था तब फिर वाइफ ने भी एक एफआईआर है वो रजिस्टर कराई थी 498 406 34 इंडियन पीनल कोड में पुलिस स्टेशन नांगलोई में, और रिस्पोंडेंट हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट में। लेकिन 2023 में जजमेंट आई, उससे सारे फैमिली मेंबर्स बरी हो गए। और लेकिन वाइफ ने एक और भी कंप्लेंट फाइल की थी सेक्शन 12 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, लेकिन वो भी डिस्पोज हो गई 2022 में। फिर कंप्लेंट 156(3) के अंदर भी लगाई जिसमें वो की पेंडिंग है महिला कोर्ट में। एक और कंप्लेंट थी वो फाइल की थी, वो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 30 हजारी कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन यहाँ पर फादर रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने भी एक कंप्लेंट फाइल की थी जो कि, और जिसमें थ्रेटन किया गया था वाइफ के द्वारा, और जिसमें वाइफ को सजा हो गई थी 506 इंडियन पीनल कोड में। जब फैमिली कोर्ट में जब इश्यूज थे, प्लीडिंग्स के जो इश्यूज थे वो फ्रेम हुए, वो ये थे कि क्या रिस्पोंडेंट ने पटिशनर को क्रूरल्टी की है शादी के बाद, क्या पटिशनर को डिवोर्स, डिग्री ऑफ डिवोर्स मिल जाना चाहिए और या फिर रिलीफ, और थर्ड बोर्ड था रिलीफ। तो यहाँ पर हस्बैंड ने प्रोसिक्यूशन पटिशनर विटनेस के तौर पे PW1 के नाम की तरह पे अपेयर हुए और अपनी असर्शंस को सपोर्ट किया, और 2 विटनेस भी और खड़े किए उन्होंने। PW2 एक डॉक्टर थी और PW3 एक UDC थे SGM हॉस्पिटल के, जिन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड्स को प्रूव किया। अपीलेंट वाइफ थी वो RW1 के तौर पे खड़ी हुई
और उन्होंने अपना एफिडेविट, एविडेंस बाय द वे ऑफ एफिडेविट दिया, RW1। जो लर्नड फैमिली जज थे उन्होंने सारे जो वेरियस एक्ट्स ऑफ क्रूल्टी, अब्यूज थे, मेंटल टॉर्चर थे, उसको कंसिडर किया और क्रिमिनल केसेस जो फाइल किए थे अपीलेंट द्वारा, वाइफ द्वारा, और लॉन्ग पीरियड ऑफ सेपरेशन को भी किया और कहा कि नो कोहेबिटेशन हुआ नहीं है, इसलिए रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने सब्जेक्ट मतलब सक्सेसफुली प्रूव कर दिया है क्रूल्टी को और 13 सब पार्ट 1A के अंदर डिवोर्स है वो ग्रांट कर दिया। सो जब फिर अपील फाइल की गई थी हाई कोर्ट में, तो फिर दोनों के सबमिशन सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि जो पार्टीज की जो शादी हुई थी, जो मैरिज हुई थी 2003 में हुई थी, और इसके बाद ये शादी मतलब हैप्पीनेस नहीं थी शादी में, एक बेड ऑफ रॉक्स थे, फर्स्ट डे से मैरिज से ही डेवलप हो गई थी। और रिस्पोंडेंट हस्बैंड के मुताबिक जो वाइफ हैं वो एक वर्ल्डसम लेडी हैं, उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी थी उनके जब रिलेटिव्स उनके घर आते थे, और हाउस होल्ड वर्क्स भी नहीं करती थी, तो वो कई ओकेजन्स में झगड़ा करती थी। और 2005 में एक फाइट हुई थी जिसकी वजह से पुलिस को कॉल किया गया था और मैटर था वो रिजॉल्व कर दिए गए जब पुलिस ने दखलंदाजी की, दोनों की अंडरटेकिंग ली, जो कि रिस्पोंडेंट हस्बैंड और सम अल्टरकेशन हुआ था सम डोमेस्टिक मैटर्स से, और साथ में रिपीट की ये लिखा था कि वो दोबारा से ये चीज़ को, गलती को नहीं दोहराएंगे। लेकिन दोनों पार्टीज ने अपने डिस्प्यूट्स हैं सॉल्व कर लिए थे, लेकिन वो कोई पुलिस एक्शन नहीं चाहते थे, मैटर रिजॉल्व हो गया। और उसके बाद 2005 में, अक्टूबर 2005 में, जब अपीलेंट के जो वाइफ के जो ब्रदर्स हैं वो आए, उन्होंने रिस्पोंडेंट हस्बैंड को असॉल्ट किया और संजय गांधी हॉस्पिटल में MLC थी वो कटवाई थी 9 अक्टूबर 2005 को, और MLC थी वो भी प्रूफ कर दी थी PW2 ने, और टेस्टिमनी जो है वो रिमेन अनरिबटेड। यहाँ पर ये चीज़ निकल के आई कि जो टेस्टिमनी थी, जो उनकी जो डॉक्टर ने जो टेस्टिमनी दी उसको अनरिबटेड, उसको उसको ये नहीं साबित कर सके ये फॉल्स है। और हिस्ट्री ऑफ इंजरी जो दी गई थी वो फिजिकल इंसल्ट ही दी थी। रिस्पोंडेंट ने जो CLW ऑन लेफ्ट आईब्रो में एक इंजरी बताई थी, कोई कोऑर्डिनेट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्यों इंजरी हुई थी, और जो वाइफ ने कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई इसमें। और जो कॉलसम नेचर था वो जो फर्दर बढ़ के मैनिफेस्टेड हो गया, और जो प्रोसीडिंग्स FIR की थी 2008 में एक FIR लॉन्च की गई थी सेक्शन 498 की, जिसमें अपीलेंट वाइफ ने थ्रेटन किया था रिस्पोंडेंट हस्बैंड को और उनकी फैमिलीज को कि वो जेल में भेज देंगी और मार देंगी। तो जो वाइफ ने क्रॉस एग्जामिनेशन में भी एडमिट किया था, और 2015-12 में FIR जब के अंदर जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड हुआ था तो, और क्रिमिनल केस था जो 506 का, वो अपीलेंट वाइफ और फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट में डाला गया था, जिसमें कन्विक्शन हो गई थी 2018 में। तो ये राइटली आर्गू किया गया है कि जो पर्सन जो है जो धमकाने से लेके बचता नहीं है और क्वाइल्सम हस्बैंड के साथ झगड़ा करती हैं और फैमिली मेंबर्स के साथ, तो इसमें यही बात निकल के है कि जो इंसिडेंट्स थे वो ये साफ प्रूव करते हैं कि अपीलेंट वाइफ जो है वो के साथ उन्होंने क्वाइल्सम किया था, और अपीलेंट वाइफ ने क्रूल्टी है वो रिस्पोंडेंट हस्बैंड के ऊपर इन्फ्लिक्ट की थी। और रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने डिपोज किया था कि अपीलेंट वाइफ जो है वो फ्रीक्वेंटली पेरेंटल होम में जाती थी, ये भी कोई इस बात की कोई डिनाइल नहीं किया कि वो पेरेंटल होम में 2004 को गई थी। तो फिर उसके बाद 1 साल के बाद, मतलब 9 महीने के आसपास जो बताया, 5/9/2004 को गई थी, फिर 23/6/2005 के बाद आई थी। और उसने हस्बैंड ने क्लेम किया कि सिंसियर एफर्ट्स पुट अप किए थे कि ताकि वो वाइफ को वापस ला सकें, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हस्बैंड को डेजर्टेड किया। और हस्बैंड के मुताबिक कि दोनों पार्टीज जो हैं वो एक ही घर में रहते थे लेकिन स्ट्रेंजर्स की तरह रह रहे थे, और वाइफ ने कॉन्जुगल रिलेशनशिप को भी डिनाई किया था। जब भी उनके पास अप्रोच करते तो वो थ्रेटन करती थी कि सुसाइड कर लेंगे।
इस टेस्टिमोनी को भी रिबटल नहीं किया गया था रिस्पोंडेंट हस्बैंड को, कि जो एक रिफ्लेक्ट्स करता है कि एक जो कॉजनल राइट्स थे वो ब्रेकअप हो गए थे। तो ये एक बेड रॉक ऑफ द मैट्रिमोनी थी, जो कि एक बेड रॉक थी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स का। ये भी डिस्प्यूट नहीं था कि जो फाइट थी वो रिस्पोंडेंट हस्बैंड और ब्रदर्स की 2005 में हुई थी, और जो वाइफ है वो अपने मैट्रिमोनियल हाउस में रह रही थी, और ये वाइफ ने कई प्रकार की एलिगेशंस थी वो लगाई डॉवरी डिमांड की, और कहा कि 7 लाख रुपया भी मांगा था रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने एक बड़ी गाड़ी परचेज करने के लिए। और उसके बाद तब भी कोई वाइफ ने कोई कंप्लेंट नहीं दाखिल की। जब डिवोर्स पिटीशन डाली गई थी 2007 में, फिर उसके बाद एक 498 की केस डाली गई, और जबकि काफी समय के बाद डाली गई थी, जब पार्टीज हैं वो 2005 में ही सेपरेट हो चुकी थी। तो ये कोई डाउट, ये कोर्ट ने कहा ऐसा कोई इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्सन के पास पूरी रेमेडी होती है कि वो स्टेट मशीनरी को एग्जॉर्ट कर सके और सिंपलिस्टर एक कंप्लेंट है 498 की फाइल करे, तो जिससे क्रूल्टी जो है वो नहीं बनती है। लेकिन इसको भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता कि जो क्रूल्टी जो अपीलेंट वाइफ ने हस्बैंड के केस में डाली थी, जो कि वो खुद साबित नहीं कर सकी थी इस प्रोसीडिंग्स में। क्रिमिनल ट्रायल भी जो चलाया था वाइफ ने, उससे रिस्पोंडेंट हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स जो है वो क्विटल हो चुका था उनका। तो इसलिए जो वाइफ ने जो बताई थी कि उनको हरासमेंट किया जाता है, ये इसको वो प्रूफ नहीं कर पाई, क्योंकि क्विटल हो गया था तो वो सब्सटेंशिएट नहीं कर पाई। तो फॉल्स एलिगेशंस थी वो सस्टेन नहीं कर पाई, तो इसकी वजह से ये क्रूल्टी साबित होती है। कोर्ट ने कहा कि जो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने से ये क्रूल्टी नहीं बनती है, लेकिन एलिगेशंस ऑफ क्रूल्टी जो है वो क्रिमिनल केस को सब्सटेंशिएट किया जा सकता है डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स में। केस श्रीनिवास वर्सेस केस सुनीता का एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उस पर रिलाई किया था। एक मंग्या कार्सी वर्सेस एम युवराज की जो जजमेंट थी उस पर भी रिलाई किया, और कई जजमेंट्स थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस की अपने इस जजमेंट में। तो यहाँ पर प्रेजेंट केस पर भी कहा कि ये सारे केस पर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि डिस्प्यूट्स जो थे वो डिसरिस्पेक्ट किया गया था रिस्पोंडेंट हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स को। फ्रीक्वेंटली कॉल्स हुए थे, कंप्लेंट्स थी वो एंटायर पीरियड में डाली गई थी, कई एंटायर पीरियड में। तो प्रोलॉन्ग डिफरेंसेस और क्रिमिनल कंप्लेंट्स से डालने से लाइफ ऑफ जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड की थी उससे उनकी जो पीस थी वो छीनी जा चुकी थी, और कॉन्जुगल रिलेशनशिप भी थे, जो कि एक बैकड्रॉप थी किसी भी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप का। तो इससे साबित होता है कि जो कंडक्ट था वो क्रूल्टी जो है वो क्लेम बनती है वाइफ द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर ये इश्यू पैदा आया कि वाइफ ने एक क्लेम किया कि जब अपील में क्लेम किया कि फर्स्ट टाइम, यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट टाइम अपील ये क्लेम किया कि रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने ऑलरेडी शादी कर ली थी, जब वो मैरिज भी अभी जब उनकी जो डाइवोर्स हुआ ही नहीं था तभी उन्होंने एक मैरिज कर ली थी, और उनके साथ में उनके सेकंड मैरिज से 2 सन्स भी हैं। और उसने वाइफ ने यहाँ पर जो कंप्लेंट की कॉपीज भी दिखाई, एक 24/4/2018 को, जिसमें एसएचओ पुलिस स्टेशन द्वारका में डाली थी, और एक कंप्लेंट थी 17 अगस्त 2018 की, और ये दूसरे पुलिस स्टेशन थी वहां पे डाली थी। और कंप्लेंट 24/8/2018 को एक सीएमएम रोहिणी कोर्ट में भी डाली थी अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी में। एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है 200 सीआरपीसी में, इसमें भी कंप्लेंट डाली थी। और एफिडेविट भी 4 विटनेसेस के थे, वो भी एनेक्स्ट किए थे उस अपनी बात को साबित करने के लिए। 4 व्यक्तियों के नाम थे, उनके नाम के भी एफिडेविट डाले थे। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि जो फर्स्ट कंप्लेंट थी मैरिज की, जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने सेकंड वुमेन के साथ शादी की थी, वो अप्रैल 2018 में की थी, जब डाइवोर्स केस था वो पेंडिंग था बिफोर द लर्नड जज फैमिली कोर्ट में। ऐसे में कोई एप्लीकेशन जो फाइल नहीं की गई कि एडिशनल एविडेंस वो है वो लीड करना चाहती हैं, वो जिससे जो प्रूव कर सके एलिगेशंस थी जो कंप्लेंट में दी थी। और कॉपी ऑफ 200 सीआरपीसी को भी फाइल जरूर की गई, लेकिन कोई डिटेल्स थे नहीं बताए गए कि ये कभी ये कंप्लेंट जो है वो कोर्ट में डाली गई थी और उस कंप्लेंट का क्या फेट हुआ। तो मीन्स उन्होंने सिर्फ एफिडेविट लगा दिया था, कंप्लेंट एक 200 सीआरपीसी की कंप्लेंट डाल दी थी, लेकिन उसका फेट नहीं था वो बताया। फेट क्या हुआ उसने कोर्ट ने नहीं बताया उसने।
अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि जो एलिगेशंस थी वो अपीलेंट वाइफ की कि रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने शादी कर ली है, लेकिन स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं बताई प्रूफ की कि किसके व्हाट्सोएवर जो सेकंड मैरिज जो है वो टेंडर्ड हुई ऑन रिकॉर्ड में, और कंप्लेंट जो थी वो मेंशन की थी। ये एक्सेप्ट जरूर किया जाता है कि रिस्पोंडेंट हस्बैंड जो है वो अनदर वुमन के साथ रह रहे हैं और साथ में उनके 2 सन्स भी हैं, जबकि डिवोर्स के केस है वो पेंडिंग है। तो ये भी इस सब से भी इसका ये सब बताने से भी जो है क्रूल्टी नहीं साबित होती है इन पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जबकि पार्टीज जो हैं वो कोहैबिट नहीं कर रही हैं 2005 से। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये तो साबित नहीं कर पाएंगे मैरिज की है कि नहीं की, लेकिन अगर ये भी एक्सेप्ट कर लिया जाए कि वो किसी दूसरी वुमन के साथ रह रहे हैं, उनके 2 सन्स भी हैं, लेकिन वो 2018 का बात बता रही हैं और जो मैरिज जो है वो 2005 में हुई है, इनकी जो फर्स्ट मैरिज जो है, और 2005 के बाद जो हस्बैंड वाइफ जो है वो कोहैबिटेशन नहीं रह रहे हैं, एक साथ पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं। आफ्टर सच, कोर्ट ने आगे बताया कि आगे क्या बताया, आफ्टर सच लॉन्ग ईयर्स ऑफ सेपरेशन with no possibility of reunion, the respondent husband may have found his peace and comfort by living with another woman, but that is subsequent even during the pendency of divorce petition। यहाँ पर देखिए कोर्ट ने क्या कहा, कितने लंबे समय से पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं और काफी लंबा पीरियड था सेपरेशन का, तो हस्बैंड ने कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी रीयूनियन की, तो हस्बैंड ने कोई एक अपना जो कंफर्ट और पीस है वो पाई एक अनदर वुमन के साथ, जबकि वो केस पेंडिंग था डिवोर्स पिटीशन का। तो इस सब से भी वो उनको डिसएंटाइटल नहीं किया जा सकता हस्बैंड को कि फ्रॉम डिवोर्स फ्रॉम द वाइफ ऑन द प्रूवन ग्राउंड्स ऑफ क्रूरल्टी। इन सब से भी वो साबित नहीं होता है कि हस्बैंड वाइफ मतलब जो हस्बैंड को डिवोर्स देने से मतलब जो डिवोर्स उन्होंने साबित कर दी, मतलब डिवोर्स के लिए उन्होंने जो क्रूरल्टी है वो साबित कर दी है, तो इस सबको भी उनको डिसएंटाइटल नहीं किया जा सकता, उनको रोका नहीं जा सकता इस पे। The more consequences of such lesions shall be borne by the respondent husband, the woman and the children. So, appellant wife has not able to prove any act of the cruelty by the respondent husband to disentitling the respondent husband from taking the divorce। तो क्या है यहाँ पर वाइफ साबित नहीं कर पाई किसी अन्य प्रकार की क्रूरल्टी को जिससे वो रोक सके कि हस्बैंड को कि डिवोर्स नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे में कोई ग्राउंड था वाइफ जो है वो प्रूव नहीं कर पाई। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो कंक्लूडेड कि जो लर्नड ट्रायल जो फैमिली जज हैं उन्होंने डिटेल में कंसीडर किए थे ऑल इंसिडेंट्स और एंड राइटली कंक्लूडेड, उन्होंने अपना सही निर्णय दिया था कि अपीलेंट वाइफ ने रिस्पोंडेंट हस्बैंड को साथ क्रूरता की है। तो ऐसे में कोई अपील जो है कि अपील का कोई मेरिट नहीं बनता, इसलिए उसको खारिज किया जाता है और जो पेंडिंग एप्लीकेशंस थी जो कोई होंगी भी उसको भी डिस्पोज किया जाता है। तो ये 13 सितंबर 2023 की ये जजमेंट थी। तो ये था वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।